बहाने से ही अगर बात हो जाए तो इसमें कुछ बुरा नहीं है। पाकिस्तान के साथ बातचीत की शुरुआत भी भारत ने कुछ इसी अंदाज में की है। सार्क देशों की यात्रा पर निकले भारत के विदेश सचिव एस जयशंकर ने आज इस्लामाबाद पहुंचकर पाकिस्तान के विदेश सचिव एजाज अहमद चौधरी से मुलाकात की। इस दौरान एस जयशंकर ने 26/11 के लेट ट्रायल, सीमा पर पाक के सीज फायर तोड़ने, सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ समेत सरक्रीक और सियाचिन जैसे मुद्दे पर खुलकर बातचीत की। लेकिन बड़ी बहस का बड़ा सवाल ये कि क्या भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत के लिए शुरू हुई ये बात, या फिर इस नई शुरुआत से दोनों देशों के बीच खुलेगा विश्वास बहाली का रास्ता। भारत के बड़प्पन पर आखिर कितनी शराफत दिखाएगा पाकिस्तान। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। इस्लामाबाद जाकर भारत के विदेश सचिव एस जयशंकर ने बातचीत का वो सिलसिला फिर शुरू किया है जो पाकिस्तान की नापाक हरकतों के चलते अगस्त 2014 में रद्द हो गई थी। हालांकि भारत के विदेश सचिव सार्क यात्रा के लिए पाकिस्तान गए हैं, लेकिन अनौपचारिक तौर पर दोनों देशों के बीच इस्लामाबाद में विदेश सचिव स्तर की ही वार्ता हुई। पाकिस्तान के विदेश सचिव एजाज चौधरी के साथ एस जयशंकर ने सरहद पर फायरिंग से लेकर 26/11 के मास्टरमाइंड लखवी के खिलाफ लंबित मुकदमों तक की चर्चा की। भारत और पाकिस्तान के बीच इस बातचीत से क्या निकला ये तो नहीं पता, लेकिन दोनों ही देश ये मान रहे हैं कि भारत के विदेश सचिव के दौरे में दोनों देशों के बीच आगे की बातचीत के लिए बात हुई। माना जा रहा है कि पाकिस्तान की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाकर भारत ने एक बार फिर बड़प्पन दिखाया है, लेकिन सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान शराफत दिखाएगा। नए विदेश सचिव है, उनको जाने दो, लेकिन हाथ में कुछ नहीं लगेगा। हमें पूरा विश्वास है। जैसे हमने पार्लियामेंट में, राज्यसभा में 2 दिन पहले भी कहा था, ये पाकिस्तान सुधारने वाली चीज नहीं है। पाकिस्तान का हमें हमेशा डबल गेम रहा है, दोगला रोल रहा है, और अभी भी देखते हैं कि उनकी नियत बदली या नहीं। कई महीनों के बाद फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स हो रहे हैं, 7 महीने के बाद। मैं उम्मीद करता हूं और इस वार्तालाप के कारण दोनों देशों के संबंध और बेहतर होंगे। विदेश सचिव की इस्लामाबाद यात्रा पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब पाकिस्तान ने अपनी हरकतों से बाज आने का कोई संकेत नहीं दिया, तो फिर विदेश सचिव को पाकिस्तान दौरे पर भेजा ही क्यों गया। एकदम से बातचीत शुरू कर दी, विदेश सचिव को भेज दिया। आज विदेश सचिव पाकिस्तान होंगे। किस आधार पर है, कौन सा नया आश्वासन मिला है पाकिस्तान से, कौन सा जमीनी जो हालात हैं उनमें तब्दीली आई है, ये प्रधानमंत्री को देश को बताना पड़ेगा। My sense is that Prime Minister Modi and his team have been reviewing India's bilateral relationships, particularly as far as the SAARC countries are concerned. As an analyst, I would say that this is a political review and reset, and we have to see as to what will be the outcome of the foreign secretary level talks in Pakistan. फिलहाल विदेश सचिव एस जयशंकर और पाकिस्तान के विदेश सचिव की आमने सामने बात हो चुकी है। विदेश सचिव ने पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज से भी मुलाकात की है, जो लगातार ये बयान देते रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत से कुछ हासिल नहीं होने वाला। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इन मुलाकातों से दोनों देशों के बीच कंपोजिट डायलॉग का रास्ता खुलने की उम्मीद है, लेकिन ये सवाल जस का तस है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातों के लिए बातचीत का दौर कब तक चलेगा। क्या रिश्ते सुधारने के लिए पाकिस्तान दिल से संजीदगी और शराफत दिखाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आइए इस पर बड़ी बहस शुरू करते हैं। आज न केवल यहां स्टूडियो में मेरे साथ जाने माने गेस्ट्स हैं, बल्कि पाकिस्तान के लाहौर से हमारे साथ दिन न्यूज भी जुड़ा है। पीजे मीर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीजे मीर साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं इस बड़ी बहस में हम आपका। मैं बता दूं, मेरे साथ एक्स एम्बेसडर स्कंद रंजन तायल जी यहां पर मौजूद हैं। हमारे साथ स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट RSN सिंह साहब यहां पर मौजूद हैं, और SD मुनी साहब हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं चाहूंगा कि हमारे गेस्ट्स अब आप जान चुके हैं, आपके साथ आज की शाम कौन कौन है इस चर्चा में, ये भी आप बता दें।
वेलकम अगेन टू पाकिस्तान एंड ऑफ कोर्स आपके फॉरेन सेक्रेटरी यहाँ आए हैं, बड़ी अच्छी बातचीत हो रही है। और इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर सरदार आसिफ अहमद अली मौजूद हैं और अभी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के फॉर्मर एम्बेसडर अयाज वजीर। ये हमारे आज के गेस्ट हैं जो आपसे बातचीत होगी। और अनुराग ये जो आज आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वक्त है दोनों ममालिक के लिए। अभी मैं आपकी रिपोर्ट देख रहा था कि हॉक्स हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बैठे हुए नीचे, जो कि ये जो नरेंद्र मोदी साहब का इनिशिएटिव है, आई थिंक इसको डिरेल करने के लिए, बट आई थिंक वी हैव टू ओवरराइड दिस एंड सपोर्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ कि ये दोनों मैसेज आपने गलत ले लिया हमारी रिपोर्ट अभी थोड़ी देर पहले हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये मैं आपको दिखाता हूं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जी, ये अभी आपको मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाता हूं एंड आई थिंक वी शुड बेस आवर आज के जो डायलॉग है इसके ऊपर। ये अभी इन्होंने प्रेस के साथ यहाँ बात की है, ये जरा सुन लीजिए आप। इन दिस रिगार्ड the Indian side raised its concerns. We also raised the issue of Samjhauta Express and Indian involvement in the FATA and Balochistan. On bilateral trade and economic relations, I affirmed Pakistan's commitment to enhancing mutually beneficial trade and economic relations. I also underlined the importance of greater people-to-people contacts and friendly exchanges in building a relationship of trust and friendship between the two countries. In this regard, I suggested that the two sides should encourage people-to-people contacts, promote cooperation in various fields including religious tourism, and discourage hostile propaganda against each other. I also emphasized the need to promote media and sports contacts. I conveyed to the Indian Foreign Secretary that Pakistan attached high importance to SAARC, which is an important vehicle for promoting regional cooperation. Both of us agreed on the need to work together to develop the potential of regional cooperation. Discussing the next SAARC summit, I mentioned to Foreign Secretary Jaishankar that Pakistan is preparing to host the 19th SAARC summit and was looking forward to welcoming the SAARC leaders. The Foreign Secretary of India called on the Special Assistant to Prime Minister on Foreign Affairs, Syed Tariq Fatmi, and Advisor to the Prime Minister on National Security and Foreign Affairs, Mr. Sartaj Aziz. And a short while ago, the Foreign Secretary of India paid a courtesy call on the Prime Minister. Let me just also mention that during the call on the Prime Minister we just finished, the Indian Foreign Secretary also handed over a letter from Prime Minister Narendra Modi to Prime Minister Nawaz Sharif. मीर साहब सुना हमने, और इससे देखिए मीर साहब, इससे ये संदेश मिलता है कि सब कुछ अभी तक पॉजिटिव रहा। और नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद भी नवाज शरीफ का जो बयान हम तक आया वो ये आया है कि वो दोनों ही फॉरेन सेक्रेटरीज की मुलाकात से काफी खुश हैं, उन्होंने लगता है कि सब कुछ पॉजिटिव होगा। लेकिन आजकल हमें पॉजिटिव से बहुत डर लगता है। डेंगू पॉजिटिव, स्वाइन फ्लू पॉजिटिव, HIV पॉजिटिव, पाकिस्तान पॉजिटिव, ये सब एक ही कैटेगरी की बीमारी है, क्योंकि पॉजिटिव जो है वो आपके नजरिए से उस तरीके का पॉजिटिव नहीं होता जो हमारे लिए पॉजिटिव होता है। वो आपके नजरिए से उस तरीके का पॉजिटिव नहीं होता जो हमारे लिए पॉजिटिव होता है। ये आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये जो आपका माइंडसेट है इसी को हमने कन्वर्ट करना है, और इस माइंडसेट को हम दोनों साइड से कन्वर्ट अगर नहीं करेंगे तो यही आप कह लें कि फिर हमारा मुद्दा आपकी तरफ है और आपका मुद्दा हमारी तरफ है। आई थिंक वी शुड गो ऑन अ पॉजिटिव लाइन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पाकिस्तान। क्यों जी, आप क्या कहेंगे आसिफ साहब? जी, मैंने आपके दोस्तों की बातें सुनी हैं, तो बेहतर होता कि ये साउथ ब्लॉक में कोई डिप्टी सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी होते, क्योंकि ये तो हुकूमत की बात कर रहे हैं, आप अमन की बात कर रहे हैं एज एन एंकर। तो पाकिस्तान के मीडिया जनरली मैंने देखा है कि एक बड़ा खुले दिल से बात कर रहे हैं, मगर जवाब जो वहां से आ रहे हैं उसमें एरोगेंस नजर आ रही, और ऐसे लग रहा है जैसे ये कोई मीडिया वॉरियर्स हैं और ये हाइप क्रिएट करना चाहते हैं कि पाकिस्तान इज मिसबिहेविंग, पाकिस्तान इज डूइंग दिस, पाकिस्तान इज डूइंग दैट। हर गुनाह
दुनिया का। खुदा ना खास्ता हिंदुस्तान में बारिश ना हो, वो भी कहते हैं ISI ने बारिश बंद करवा दी। ये एटीट्यूड छोड़ दें। अब फॉरेन सेक्रेटरी साहब तशरीफ लाएं, वी वेलकम। भाई हम तो छोड़ देंगे मीर साहब, लेकिन आप पीठ पे खंजर भोंकना भी छोड़े ना। आगरा समिट के बाद आप संसद में हमला करवा देते हैं, आप करगिल करवा देते हैं। जब भी हम और आप मिलकर बैठ के बात करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है पाकिस्तान की तरफ से, आगे नहीं जाती। और ये इनिशिएटिव भी इंडिया ने ही लिया है। देखिए, अलगाववादियों से आपके नेता मिलते रहे, उसके बाद हम ही ने बातचीत बंद की और आपको फिर एक मौका दिया ये बातचीत शुरू करके। तो एरोगेंस कहाँ है इसमें? तो अगर किए तो फिर इसको आगे लेके बढ़े ना अनुराग, इसको आगे लेके बढ़े, इसको वी हैव टू टेक इट फॉरवर्ड। अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनिशिएटिव लिया है, विच इज अ गुड इनिशिएटिव, तो लेट्स पुश हिम, लेट्स बैक हिम। नहीं, पहल तो हमने कर दी, आगे लेके तो आप बढ़ेंगे ना मीर साहब। एंड वॉरिंग वर्ड्स हमने पहल कर दी, अब आगे लेके तो आप बढ़ेंगे। आगे लेके चलो, नहीं जी, तो आप बात बैठ के बात करेंगे, क्यों जी? जी मैं तैयार हूँ बात करने को। ये तो जी अब बात हम करेंगे कि जब बैठेंगे, एंड इससे पहले कि अगर हम एक दूसरे के ऊपर वो आप कह लो कि कीचड़ उछालने की कोशिश करेंगे, तो फिर आप कहां जाएंगे? क्यों, आप मुझे बताइए जी सरदार साहब। नहीं देखें जी, अगर ये टोन और टेनर हिंदुस्तान के एलिट्स का रहा, मीडिया का रहा, तो इससे पब्लिक में एक नफरतें ज्यादा बढ़ती हैं। जरूरत इस अमर की है कि दोनों हुकूमतें, ये मिसाइल हैं, तनाजात हैं, दोनों में बड़ी कशीदगियां हैं। वर्किंग बाउंड्री पे आप देख रहे हैं कि आए रोज हमारे लोग मर रहे हैं। हम उसका जवाब नहीं दे सकते क्योंकि वर्किंग जो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार भी हमारे ही लोग बैठे हुए हैं। हम अपने लोगों पे तो जवाब नहीं दे सकते ना। तो इस कशीदगी को दूर करने के लिए जब तक दोनों मुल्क इस्लामाबाद और न्यू दिल्ली में साउथ ब्लॉक में एक ये एहसास ना पैदा हुआ कि दुनिया में आप हर चीज बदल सकते हैं, हमसायागिरी नहीं बदल सकते। आपको हमसायों के साथ आप बड़े हैं, हम मानते हैं आपको बड़े हैं, पर खुदा के लिए बड़े बने तो सही आप। हर बड़े बने तभी बातचीत की पहल की। यही तो पहचान है हमारे बड़प्पन कहते हैं, यही तो बड़प्पन की मीर साहब पहचान है। चलिए, मेरे साथ भी गेस्ट हैं, आपसे गेस्ट बड़े हौसले के साथ हमने सुना है। सिकंदर रंजन तायल जी, क्या नफरत की बयार हमारी तरफ से बहती है या ये आंधी सरहद पार की तरफ से चलती है? देखिए, जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं और उससे पहले भी भारत की तो हर पॉलिटिकल पार्टी, हर लीडर का एक ये बहुत ही महत्वाकांक्षा रही है कि किसी तरह पाकिस्तान से संबंध बहुत अच्छे हों, पाकिस्तान की जनता के साथ बहुत अच्छे हों और सार्क को भी स्ट्रेंथन किया जाए। तो उन्होंने इसीलिए सार्क के सब नेताओं को अपने जब स्वेयरिंग इन न्यूज पर बुलाया। उसके बाद जब हमारे फॉरेन सेक्रेटरी का जाने का था तो थोड़ी पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने यहाँ बदमज़गी कर दी। तो अब फिर एक बार ये मौका हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है कि हमारे फॉरेन सेक्रेटरी वहां गए हैं। मैं ये समझता हूं, अगर आशा की दृष्टि से देखा जाए कि पेशावर के हादसे के बाद शायद पाकिस्तान के सोच में कुछ फर्क आया हो, कम से कम ये मेरी बहुत एक्सपेक्टेशन है, बहुत होप है, क्योंकि आपके ही प्रोग्राम में कई बार कुछ इस तरह का एक दूसरी तरफ से ये सिग्नल मिला है कि हम समझ गए हैं कि ये जो आतंकवाद है, जो टेररिज्म है, ये पाकिस्तान को भी खत्म कर देगा। तो अगर उन्होंने शुरू तो किया था हिंदुस्तान को खत्म करने के लिए, पर इतना कैंसर ये बढ़ गया है कि ये पाकिस्तान को भी खत्म कर देगा। तो अगर इस तरह कोई बातचीत हमारी हो जाती है जयशंकर साहब की पाकिस्तान के नेताओं से कि, और ये हम लोगों को एक आश्वासन भी मिले और ये कन्विक्शन भी मिले कि पाकिस्तान टेररिज्म से लड़ने के लिए अब बिल्कुल तैयार है और सब टेररिस्ट से लड़ने के लिए तैयार है। मीर साहब, ये भरोसा देते हैं आप? मीर साहब, ये भरोसा देते हैं आप जो तायल साहब चाह रहे हैं? देखें, या तो ये तायल साहब को सुनते नहीं है या पढ़ते नहीं है। पाकिस्तान में 70-80 हजार आदमी सिविलियन मारा गया है और आप कहते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा है। आई मीन, लेट्स गेट रियलिटी, लेट्स गेट रियल। ये सही कह रहे हैं कि ये जो आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर जो हादसा हुआ है, ये कहीं हिंदुस्तान में सिविलियन मारा गया है और आप कहते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा है। आई मीन, लेट्स गेट रियलिटी, लेट्स गेट रियल। ये सही कह रहे हैं कि ये जो आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर जो हादसा हुआ है, ये कहीं हिंदुस्तान में होता तो हिंदुस्तान जंप मारता। पाकिस्तान जंप मार रहा है इस वक्त। ये बच्चे हिंदुस्तान के हो या पाकिस्तान के हो, दहशतगर्दी का जो भी शिकार होता है, आप उससे पूछें कभी जाके कि दहशतगर्द करते क्या है।
तो जब पाकिस्तान एक लगा हुआ है काम पे और दहशतगर्दी के खात्मे पे है, तो आई थिंक जैसे कि हमारे फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं, आपको एक हाथ एक पॉजिटिव दिखाना चाहिए रादर देन गोइंग इनटू द पास्ट एंड डिगिंग ग्रेव्स। भाई आपने लखवी को जो ठिकाना मुहैया करा रखा है उसके बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत है। उसको आपने टीवी दे रखा है, उसको आप बिरयानी खिला रहे हैं, तमाम इंटरनेट फोन उसको दे रखा है। तो अगर आप ऐसे सेवा करेंगे, ऐसी खिदमत करेंगे, तो फिर तो आप ही की दिक्कतें ज्यादा बढ़ेंगी। इसमें फिर हमें अपनी नॉलेज बढ़ाने की क्या जरूरत है? इस पर तो आप ही को काम करना है ना मीर साहब। ये सही देखें, ये आप कह रहे हैं एक बीबीसी की रिपोर्ट के ऊपर। वो बीबीसी की रिपोर्ट वहां तो अंदर को जा नहीं सकता उस जेल के अंदर, उसको कैसे पता है अंदर क्या हो रहा है? उसको किसी ने सुनी सुनाई बात कह दी है, उसने अपनी रिपोर्ट फाइल कर दी है। आप जाके देखें उसका हाल क्या कर रहे हैं अंदर आप। यही तो परसेप्शंस है, मिसपरसेप्शंस, जो कि मैं समझता हूं मीडिया क्रिएट करता है। आप अंदर जाएं, लखवी को वही एक ऑर्डिनरी आप कह लो जो एक तो लेट ट्रायल क्यों कर रहे हैं? सजा की बात क्यों नहीं हो रही? मीर साहब, मैं मानता हूं, आपकी बात में मानता हूं कि उसके साथ क्या सलूक हो रहा है ये कोई नहीं जानता, लेकिन फिर लेट ट्रायल क्यों हो रहा है? सजा की बात क्यों नहीं हो रही? जो हमने वॉइस सैंपल्स मांगे वो आप क्यों नहीं दे पाते हैं, क्यों नहीं देते हैं? ये अभी हमारे जो डिप्टी कमिश्नर है वहां शेरदिल साहब, उन्होंने 30 दिन की इनको डिटेंशन फर्दर दी है। ये 30 दिन की डिटेंशन के बाद इनकी इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं एंड इवेंचुअली या तो आप कहें कि लॉ हो या ना हो, वो लॉ के तहत चल रहे हैं एंड द लॉ stands whether for the poor or the rich or anybody। यही मैं कह रहा हूं कि भाई उसको सजा दिलाकर आप विश्वास बहाली कर सकते हैं। विश्वास बहाली की दिशा में आप एक अच्छा कदम उठा सकते हैं, लखवी को सजा का ऐलान करवा के। आरएसएन सिंह साहब, भारत ने एक बड़प्पन दिखाया है बायलैटरल टॉक्स आप और मैं सजा की बात करते हैं। जी मैं आता हूं, मीर साहब आता हूं आपके पास। आरएसएन सिंह साहब, एक बड़ा दिल दिखाया है भारत ने बायलैटरल टॉक्स की शुरुआत करके। हमारे विदेश सचिव वहां पर मौजूद हैं। क्या इस का इल्म पाकिस्तान को होगा कि ये भारत का बड़प्पन है, और क्या उसके तरफ से भी हम शराफत की उम्मीद कर सकते हैं? नहीं, मैं ये पूरे विजिट को बायलैटरल कॉन्टेक्स्ट में स्ट्रिक्टली नहीं देखता हूं, क्योंकि ये मत भूलें कि ये सार्क के बैकड्रॉप में है। अब उसको आप जो भी बोल लें, लेकिन अगर हर फॉरेन सेक्रेटरी अपने टेन्योर के पहले अगर नेबरिंग कंट्रीज का दौरा करे तो ये एक बहुत अच्छा प्रेसिडेंस है। तो इसको सार्क के बैकड्रॉप में देखें और इसको अफगानिस्तान पाकिस्तान रीजन के रीजनल कॉन्टेक्स्ट में भी आप देखें इसको, क्योंकि वहां पर बहुत बदलाव हो रहे हैं। और इस चीज को हमें नहीं भूलना चाहिए कि अफगानिस्तान भी सार्क का एक हिस्सा है, जहां पर जयशंकर साहब अभी जाएंगे। और हमने जो देखा है कि जब भी अफगानिस्तान पाकिस्तान रीजन में जब बदलाव होते हैं तो उसका असर सबसे ज्यादा हम पर पड़ता है। 80 के दशक में पाकिस्तान वॉज राइडिंग ऑन ए हाई। जब सोवियत फोर्सेस वहां से विड्रॉ कर गई तो पाकिस्तान वॉज राइडिंग ऑन ए हाई। कुछ जियोपॉलिटिकल हालात ऐसे थे, कोल्ड वॉर में हमारी कुछ मैं ये नहीं कहता हूं सेटबैक लगा या जो भी हुआ, लेकिन दे वर राइडिंग ऑन ए हाई। वो हाई का नतीजा ये हुआ कि उन्होंने प्रॉक्सी वॉर उसी समय शुरू की। आज हालात ये है कि मैं ये नहीं कहूंगा कि हिंदुस्तान इज राइडिंग ऑन ए न्यू हाई, लेकिन हमारी जो स्टेचर जो है उस समय के मुकाबले कहीं ज्यादा ऊपर है एंड इट हैज ऑल बीन प्रोपेल्ड। ये हमारी आर्थिक स्थिति के सुधार के चलते हुआ है। तो हम आर्थिक रूप से ऊपर गए हैं, वो नीचे आए हैं। और देखिए, अपने आप में मैं इस चीज में विश्वास करता हूं, मुझे आई एम टोटली इंडिफरेंट कि टॉक्स हो ना हो, टॉक्स एंड टेरर कैन गो टुगेदर नॉट गो टुगेदर। मैं इतना जानता हूं कि टॉक से कुछ हासिल नहीं होता जब तक कि पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटी से जितना आपको हासिल होगा। और हम वेट कर रहे थे ये वल्नरेबिलिटीज को मैनिफेस्ट करने के लिए, और आज वो वल्नरेबिलिटीज मैनिफेस्ट कर गई हैं। तो शायद इस बैकड्रॉप में अगर बातचीत हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा। अगर सब चीज को आप नजरअंदाज कर देना चाहते हैं तो ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है। बिल्कुल। मीर साहब, क्या वाकई कोई अच्छा नतीजा निकलने की हम उम्मीद कर सकते हैं? क्यों जी, आप क्या सिद्धा साहब? क्या सवाल क्या है कि जी ये जो टॉक्स है इससे को अच्छा नतीजा निकल देखिए, मैं तो पहले ही कहा कि हमने इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी को वेलकम किया और दिल से किया, सारी कौम ने किया। ये एक
मैं समझता हूं कि एक वॉल टूटी है, एक ऑब्स्टिकल दूर हुआ है। असल जो हमारा इस वक्त नस्बुल ऐन होना चाहिए, मकसद होना चाहिए, वो ये कि जो कंपोजिट डायलॉग का सिलसिला है वो बहाल हो, क्योंकि ये टॉक्स तो एक अलामती हैं और गालिबन इन टॉक्स में ये डिस्कशन जरूर हुई होगी। एक तो सार्क के बारे में हुई है, बड़ी अच्छी बात है। दूसरी कि वो टॉक्स की जो कंपोजिट डायलॉग की रिजम्पशन है वो कैसे हो, क्योंकि कंपोजिट डायलॉग में एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क मौजूद है जिसके तहत आप मुख्तलिफ इशूज पे वर्किंग टीमें बैठी हुई, ज्वाइंट ग्रुप्स बैठे हुए, वो बातचीत कर रहे हैं और उसमें प्रोग्रेस भी हुआ है, बहुत सी चीजों में प्रोग्रेस हुआ है। अब ये कंस्ट्रक्टिव बातें हैं मीर साहब, और हम तैयार हैं कंस्ट्रक्टिव बातें करने को, मगर इसके साथ साथ मैं अपने इंडियन जो मेहमान आपके हैं, मैं उनसे यही मशवरा उन्हें दूंगा कि अपना टोन और टेनर इस तरह ना रखें। आप बड़े हैं, बड़े बने और इखलाक से हमसे बात करें। हम इखलाक वाले लोग हैं और हम बैठ के हर मामले को उनके साथ बैठ के तय करने को तैयार हैं। मगर ये जो एक अभी ये कहा गया कि इंडिया हाई पे है, हम लो पे हैं, ये तो चलता रहता है। पिछले 70 साल में हमने देखा है, कभी उनकी हाई हो जाती है, कभी हमारी हाई हो जाती है। तो इसको एक मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करना कि ये लो हैं तो फिर निकल आएगा, ये लो और हाई की बात नहीं है। ये बात दो हमसाय मुल्कों की है, न्यूक्लियर आर्म्ड, मिसाइल आर्म्ड मुल्क हैं, और खुदा ना खास्ता यहाँ अगर कोई ऐसा वाकया हो गया तो ये ना ही सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की तबाही का बायस बनेगा, नहीं, हम अपने बल्कि आधी दुनिया को लेकर कभी नहीं करेंगे। तो अगर ये इस जज्बे से बात करें कि ये किस मुतालिक कह रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। नहीं है, इतना भयानक ख्वाब ये क्यों देख रहे हैं, तो हम तैयार हैं। इतना भयानक ख्वाब ये क्यों देख रहे हैं आपके गेस्ट जो हैं, वो मेरी समझ में नहीं आ रहा। हम तो बस ये उम्मीद करते हैं कि आप किसी भी रोने को लेकर के यूएन में न जाएं, जो बायलैटरल टॉक्स की नीति है उसी को आगे बढ़ाएं, जो समझौते हमारे और आपके बीच में हुए हैं उसी पर आप चलें, और किसी भी तरीके से आप कहीं और विश्व के किसी मंच पर जाकर न रोएं। ये अब आपकी तरफ से एक अश्योरेंस हमको चाहिए। एक छोटा सा मीर साहब मैं ब्रेक ले रहा हूं, आप ही के रिएक्शन से हम इस ब्रेक के बाद डिबेट को शुरू करेंगे कि क्या आप हमें ये भरोसा दिलाते हैं कि आप बायलैटरल टॉक्स की इस नीति को आगे बढ़ाएंगे, इसके सिवा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि यही एक डगर हो सकती है कि जो एक मुकम्मल मंजिल तक हम और आपको ले जाए। एक छोटे से तो भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही है बड़ी बहस। एक बार फिर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पाकिस्तान से मीर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लाहौर के दिन न्यूज से। मीर साहब, तो फिर ये भरोसा आप भारत के इस बड़प्पन में उठाए गए कदम, जो कि विदेश सचिव स्तर की वार्ता के मुतालिक मैं कह रहा हूं, इसका सम्मान करते हुए भरोसा दिलाते हैं कि फिर आप अब अलगाववादियों से नहीं मिलेंगे, कोई भी मसला होगा उसे हम और आप बैठ के सुलझाएंगे, आप यूएन में जाकर किसी बात का रोना नहीं रोएंगे? कम से कम ये गारंटी तो अब आपको देनी चाहिए। देखिए ये आपने बड़ी गहरी बात की है और आई एम ग्लैड आपने की है। क्यों? क्योंकि इस वक्त ये मेरे पास रिपोर्ट्स ऑन कश्मीर बाय द यूनाइटेड नेशंस रिप्रेजेंटेटिव, ये कंप्लीट रिपोर्ट है मेरे पास टिल फ्रॉम 1949 टू 1957। और लेट मी जस्ट, आप जो कह रहे हैं कि क्यों जाएंगे, 1949 में प्रेसिडेंट जो थे सिक्योरिटी काउंसिल के, जनरल एजीएल मैकनोटन, उनकी ये रिपोर्ट है और इन्होंने हिंदुस्तान, पाकिस्तान और सिक्योरिटी काउंसिल को, मैं आपको दो लफ्ज पढ़ के बताता हूं। You will, Mr. President, you will recall that the Security Council on 17 December 1949 requested me as President to meet informally with the two parties and to examine with them the possibility of finding a mutually satisfactory basis for dealing with the Kashmir problem. अब ये इसकी बड़ी लंबी रिपोर्ट है और दोनों साइड्स पे, और ये जब रिटायर होते हैं तो आप सुन लीजिए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स, सर जफरुल्लाह खान फ्रॉम पाकिस्तान एंड बी एन राव फ्रॉम इंडिया, दोनों ने उनको एंगेज किया एज मेंबर कि जी आप हमारे मसले रिजॉल्व करें। ये रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशंस की। और जब हम ये हमारी हिस्ट्री है फ्रॉम 1949। ठीक बात है मीर साहब, ठीक बात आप कह रहे हैं मीर साहब, लेकिन वो क्यों आया? लेकिन इस पर तो लाहौर समझौता भी है, शिमला समझौता भी है, ये किताब आप लेके हमको दिखा रहे हैं। यूएन में आप गए, यूएन ने भी तो यही कहा कि ये दोनों मुल्कों का आपसी मामला है, आप दोनों को बैठ करके सुलझा लेना चाहिए। तो वो किसी किताब में नहीं लिखा पढ़ा आपने, वो किसी अखबार में नहीं पढ़ा आपने। भाई इस किताब का आप हवाला दे रहे, ठीक बात है, मैं लौटूंगा आपके पास। एसडी मुनी साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। आपका एक रिएक्शन लिया है एसडी मुनी साहब
साहब मेरे साथ बहुत देर से नहीं बोले। एसडी मुनी साहब, क्या ये किताब मुकम्मल मानी जाए? नहीं, मेरा ये मानना है कि आप अभी 49 में ही उलझे रहेंगे क्या? दूसरे उससे रिएक्शन लिया है। एसडी मुनी साहब मेरे साथ बहुत देर से नहीं बोले। एसडी मुनी साहब, क्या ये किताब मुकम्मल मानी जाए? नहीं, मेरा ये मानना है कि आप अभी 49 में ही उलझे रहेंगे क्या? दूसरे उससे सबसे बड़ी बात, क्या आपको शिमला एग्रीमेंट याद नहीं है जो आपके प्रधानमंत्री ने दस्तखत किए हैं? बात सुन लीजिए पहले। दूसरी तरफ मुझे ये बड़ी परेशानी हो रही है, आपके मेहमानों में बड़ी इज्जत करता हूं मैं उनकी, और वो ये न्यूक्लियर वेपन्स की क्यों याद दिला रहे हैं? क्या चाहते हैं आप? आपने ये टेररिज्म का मसला, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मसला शुरू किया, क्या उससे थक गए आप? इसलिए आप वहां से आगे बढ़कर न्यूक्लियर की तरफ जा रहे हैं। न्यूक्लियर का मुद्दा कौन सा आया? आपने अभी सार्क की बात की, तो सार्क में आपने रेल और रोड का एग्रीमेंट क्यों रोक दिया भाई? उसमें कौन बड़ी बात हो रही थी? उसमें कौन हिंदुस्तान का बड़ापन या छोटापन वहां नजर आ रहा था जो आपने उसको रोक दिया वहां पर? और कोई ऐसी एश्योरेंस जो हमारे एंकर साहब बार बार आपसे कह रहे हैं, क्या आप देने को तैयार हैं कि जो टेररिज्म पिछले 8 साल से अटका हुआ है, फैसला आप 8 साल से नहीं ले रहे हैं? इन लोगों को जिनको आपने जेल में रखा है उन पे फैसला 8 साल से नहीं होगा तो कितने साल में होगा? 8 साल और लगेंगे आपको? क्या बात है? किस तरह से आप एश्योर करेंगे? हम लोग बातचीत करने को बार बार आपके पास टेबल पर आते हैं और बार बार हमको वहां से परेशान होके, फ्रस्ट्रेट होके निकल जाना पड़ता है। इस हालत को बंद कीजिए ना। मीर साहब, मैं जरा जवाब ये इसका अभी हम एक जवाब देते हैं। बिल्कुल, इस वक्त हमारे यहाँ एक ब्रेक का वक्त हुआ है और ब्रेक के बाद अनुराग, वेरी शॉर्ट ब्रेक, हम फिर आपके साथ आते हैं और ये इनके जो ऑब्जर्वेशन है हमारे फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर, इसका जवाब देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इस बीच स्कंद रंजन तायल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या वाकई में, ठीक है ब्रेक लेना एक व्यावसायिक मजबूरी हो सकती है, लेकिन क्या आपको उम्मीद है कि ब्रेक से आने के बाद पाकिस्तान की तरफ से गारंटी मिल पाएगी? वहां के जो गेस्ट हैं वो ये विश्वास दिला पाएंगे या पीजे मीर साहब ये यकीन दिला पाएंगे कि उनकी हुकूमत अब कुछ सिर्फ दिलासे और वादे और दावे ही नहीं करेगी बल्कि कुछ गारंटी भी देगी कि हां अब हम बायलैटरल टॉक्स की तरफ ही आगे बढ़ेंगे, अब हम आतंकवाद पर कुछ करेंगे? लखवी का जो लेट ट्रायल है, हमारे विदेश सचिव ने जो मुद्दा उठाया, उस पर कोई एक ठोस जवाब मिलेगा हमें? नहीं, मुझे कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कि कोई इस तरह का आश्वासन मीर साहब से या उनके तरफ से बोलने वालों से मिलेगा, और पब्लिकली तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट में बहुत लोग हैं, उनकी नीयत भारत के प्रति साफ नहीं है। जैसे आप अगर भारत में किसी से भी बात करें, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कोई भी आदमी या कोई ग्रुप पाकिस्तान का बुरा नहीं चाहता। पाकिस्तान के लोगों पे किसी तरह का हमला या कुछ हो, वो कभी उससे बहुत दुख होता है उसको, वहां पर जो कुछ भी होता है। पर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान में अभी भी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, जो भारत का बुरा चाहते हैं और उनको पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के किसी पोर्शन से, किसी पार्ट से शह भी मिलती है। तो जब तक कि जनरल राहिल शरीफ, अब एक तो ये क्लियर हो गया कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का तो जो दायरा है काम करने का वो कम होता चला जा रहा है, और जनरल राहिल शरीफ का जो दायरा है सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज से, अफगानिस्तान रिलेटेड इश्यूज से, भारतवर्ष रिलेटेड इश्यूज से, वो बढ़ता चला जा रहा है। तो एक तो जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी गए हैं, बड़ी अच्छी बात है, पर क्या वो सही लोगों से बात कर रहे हैं? जरा ये भी मीर साहब से पूछें कि उनका क्या मानना है कि जिन लोगों से हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब बात कर रहे हैं वो इस स्थिति में है कि भारत के प्रति अपनी नीति निर्धारित कर सकें? मुझे तो उसमें बड़ा भारी शक है। और दूसरा चीज ये है कि एक जगह जो हमारे खिलाफ लश्कर तैयबा के लोगों ने जो किए हैं टेररिस्ट अटैक्स, जो हमारी काबुल में एम्बेसी पे अटैक्स हुए, भारत की एम्बेसी पे, वो सब पाकिस्तान से हुए। एक को, किसी को तो पकड़े, किसी को तो सजा दे, जो कि विश्वास हम लोगों में पैदा हो कि पाकिस्तान की नीति सही है। ठीक है, चलिए मीर साहब हमारे साथ अपने ब्रेक के बाद जुड़ चुके हैं। मीर साहब, आप ब्रेक से लौट करके यहां से जो गेस्ट ने सवाल पूछा था उसका जवाब देने वाले थे, वो जवाब दीजिए। फिर तायल साहब ने एक बहुत अहम सवाल उठाया है, वो मैं उठाऊंगा आपके सामने।
जी ओके ये इनको आप बताएं जी क्या एश्योरेंसेस दे सकते हैं हम? एश्योरेंस देखें, शिमला अकॉर्ड की बात करते हैं, जरा गौर से पढ़ लें शिमला अकॉर्ड। एक उसमें प्रोविजन है जिसका नंबर मुझे याद नहीं है, जिसमें लिखा गया है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन द शिमला एग्रीमेंट, पाकिस्तान हैज अ राइट टू टेक दिस कश्मीर केस टू वेयर विच एवर फॉरम इट वांट्स टू, इट डज नॉट बाइंड अस टू शिमला। शिमला की इंटरप्रिटेशन ये करते हैं कि हम कहीं और जा नहीं सकते। हम ये इस तरह करते हैं कि यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस है एंड वी हैव अ राइट टू इन्वोक दोज रेजोल्यूशन, और ये एश्योरेंस मांग रहे हैं कि हम यूएन में ना जाएं, वहां ना जाएं। वी आर नॉट हियर टू टेक देयर डिक्टेशन, वी आर नॉट हियर टू सबमिट टू इंडिया, वी आर हियर टू टॉक टू इंडिया कि आप शिमला एग्रीमेंट के तहत ही बात करें, वो भी नहीं करने को तैयार। तो दे कांट हैव देयर केक एंड ईट इट एज वेल, कि शिमला एग्रीमेंट की ये रेफरेंस देते, उसको इन्वोक करते, और जो शिमला एग्रीमेंट में लिखा गया उसको इम्प्लीमेंट करने को तैयार। मैं देखिए दे वोंट हैव देयर केक एंड ईट इट एज वेल, ये नहीं मुमकिन नहीं है जी। ये दिस इज अ डिबेट, यू विल नेवर कम टू अ कंक्लूजन। इट इज अभी देखिए इनके जो प्रवक्ता ने कहा कौन कौन सी चीजें उन्होंने मेंशन की, बात हुई समझौता। नाउ समझौता, देयर आर मोर देन 3 वर्जन्स, आई मीन हु कैरिड आउट समझौता, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, ही सेड देयर, इस पर कोई डिस्प्यूट हो ही नहीं सकता है। रिलीजियस टूरिज्म, मेरे ख्याल से यहाँ पर किसी ने हिंदुस्तान में मना नहीं किया है। हॉस्टाइल प्रोपेगेंडा, वो अपने गिरहबान में देखें। रीजनल कोऑपरेशन, मुनी साहब ने कहा कि भाई ये रेलवे और रोड लिंक्स के बारे में आप क्यों नहीं सोचते, अगर रीजनल कोऑपरेशन की बात करते हो। आपके यहां से जब भी ट्रेड की बात होती है, और नवाज शरीफ का एक बहुत बड़ा इलेक्टोरल प्लैंक था टू प्रमोट ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, लेकिन जब भी हम आपके यहां से, हम अफगानिस्तान से ट्रेड के लिए हम एक्सेस मांगते हैं, तो आपके यहां जितने जो सो कॉल्ड ये जो रैबिड एलिमेंट्स हैं वो आगे आ जाते हैं कि भाई इंडिया आएगा, ट्रेड करेगा तो उनका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। ऐसे कैसे आगे कहानी चल सकती है साहब। और दूसरा आपने बाकी ये सार्क समिट की बात की है। सार्क समिट में आज सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो वो है पाकिस्तान, मैं आपको बता रहा हूं सबसे बड़ी समस्या है। This regional grouping would have taken off but for Pakistan, let me tell you. मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आप ये सारी चीजें से हटके कम से कम जो मुनी साहब ने कहा कि चलो आज इस डिबेट में इसी पे एग्री कर जाए, रोड और रेल लिंक के बारे में, ये तो बहुत बड़ी चीज हम नहीं बोले। उसमें आपका भी फायदा है, हमारा भी फायदा होगा, आप पैसे कमाएंगे ट्रांजिट फीस के रूप में, हमको भी एक्सेस मिल जाएगा। कम से कम इस छोटी बात पर तो आज आप लोग कबूल कर लीजिए। मीर साहब, देखें ना, ये देखें, यही जो आप बात कर रहे हैं इस पे अभी मुझे हमारे साथ यहाँ ज्वाइन करते हैं अयाज वजीर, पाकिस्तान फॉर्मर एम्बेसडर, या हमारे साथ है लाइन पे। क्यों अयाज वजीर साहब, आपने इनकी बात सुनी, आप क्या कहेंगे ये जो अभी हमारे पैनलिस्ट ने उधर से बात की है? देखिए, इनकी बात ऑन द फेस ऑफ इट तो ठीक है, लेकिन हमारे कुछ तल्ख हक़ाइक़ हैं और एक दूसरे पे एतमाद का फुकदान है। जब तक इन चीजों को एड्रेस न किया जाए, ये तो बड़ा आसान है ये कहना कि हिंदुस्तान का अफगानिस्तान तक रोड लिंक की इजाजत होनी चाहिए या रेलवे बिछानी चाहिए, लेकिन जरा पीछे हम देख लें तो ये इतने अरसे में हमने एक दूसरे का एतमाद कितना बहाल किया है, और जो मसाइल थे उनको हमने कहां तक हल किया, और जो कोर मसला है हमारा जिनकी वजह से हमारे ताल्लुकात अनफॉर्चुनेटली खराब रहे हैं कश्मीर का, उसको जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं ये तो अभी छेड़ो मत, ये तो हमारा अटूट अंग है, इसके अलावा बात करें। जब असली मसले को एड्रेस नहीं करते, उसको बात करने के लिए आप तैयार नहीं है, तो फिर जाहिर बात है मेरे पास भी जो रिजर्वेशन है या जो मेरे ताकत में है या जो मेरे
से आपका रास्ता बनता है जी। फिर वो मुझे भी नहीं अच्छा लगता कि आप एक तरफ तो आपको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। मीर साहब, मुझे यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन मैं ब्रेक पर जाते जाते जरूर करूंगा कि किन मसाइल की ये साहब बात करेंगे, जरूर बताइएगा, क्योंकि मसाइल तो सारे आपके यहाँ से होते हैं। 13 दिसंबर हमारे यहाँ होता है, 26/11 हमारे यहाँ होता है। हमारे यहाँ पर जो है अटैक्स होते हैं पाकिस्तान की तरफ से, जिनकी सबकी जड़ें पाकिस्तान के अंदर हैं। तो फिर मसाइल तो आपके यहाँ है, हमें क्या हल करना है? हल तो आपको ढूंढना है। ब्रेक के बाद बड़ी बहस में एक बार फिर आपका स्वागत है। एसडी मुनी साहब, पाकिस्तान से हम नाउम्मीद होते हैं किसी भी तरह की बातचीत को लेकर के, तो उसकी वजह है, पाकिस्तान की नाउम्मीदी की क्या वजह है? पाकिस्तान की और नाउम्मीद भी है ही नहीं। पाकिस्तान की तो अपनी एक के बाद दूसरी डिमांड है। जैसे देखिए, आपने 49 पे अटके हुए हैं, वो अभी कश्मीर पे अटके हुए हैं। वहां पर उनको ये याद नहीं है कि जो एलओसी बनाई थी, ये सोच समझकर बनाई थी, जबकि दोनों तरफ के फौजी लोगों ने उसके साथ बैठकर एलओसी बनाई थी कि इसको हम एक स्टेबल लाइन, एक इफ परमानेंट बाउंड्री नहीं तो कम से कम स्टेबल लाइन की तरह इस्तेमाल करेंगे। उस पर रोज गोलाबारी पॉइंट किए थे, उसके डिफेंस में तो मेरे पैनल बोलेंगे, लेकिन एक अयाज वजीर साहब का भी एक रिजर्वेशन है जी। पाकिस्तान को आप इस तरह नहीं देखते, ये क्वेश्चन है आपके पैनलिस्ट से, आप पाकिस्तान को इस तरह नहीं देखते कि जब श्रीलंकन टीम के ऊपर अटैक होता है, या पेशावर में एक बेस पे होता है, या कराची में बेस पे होता है, और सारे यहां कहते हैं जी ये हिंदुस्तान ने करवाया है, लेकिन पाकिस्तान नहीं बोलता, पाकिस्तान कहीं ब्लेम नहीं देता। लेकिन आप किसी से पूछ लें, वो सारे कहते हैं जी इसमें इंडियन इंटरेस्ट है, लेकिन पाकिस्तान ने कभी नहीं कहा। ये क्या बात है कि कहीं भी कोई बात आती है पाकिस्तान पे ये मुद्दा आ जाता है? इसका मुझे आप जवाब दें, ये क्यों है, वाई? सबूत के साथ इल्जाम लगाते हैं मीर साहब, फिर भी तायल साहब से बचाऊंगा, इसका जवाब दे। देखिए, सबूत तो जो नवंबर 2008 में जो बॉम्बे में अटैक हुआ, उस पर तो कोई नहीं कह सकता, अगर पाकिस्तानी या कोई भी किसी भी देश का आदमी ये नहीं कह सकता कि उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं था, कसब पाकिस्तानी नहीं था। जो 10 आए थे वो पाकिस्तान से नहीं आए थे, जो ट्रेन वहां पाकिस्तान से में नहीं हुए थे पूरा। तो इस तरह की एविडेंस जो उसके खिलाफ भी अगर आप कहें कि साहब पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर ये कैसे संभव है कि ये बात ये कहें कि पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं है? तो इस तरह पूरा एविडेंस अगर आपको दिया गया है, तब तो आपको मानना होगा, और उन लोगों के खिलाफ एक्शन लीजिए आप, जो पाकिस्तान में जो कनेक्शंस हैं इनके, और जो लोगों जो इनको फाइनेंस करते हैं, ट्रेन करते हैं, रिक्रूट करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लीजिए, तो एकदम भारत से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। यहीं से विश्वास बहाली का भी सवाल उठता है मीर साहब, क्योंकि आप अब भी जो है शक्ति निगाह से देख रहे हैं। मुझसे पूछिए 2008 आपका नहीं, इनकी बात बड़ी अच्छी है, तो ये आई सेकंड इट, लेकिन फिर मैं पूछूंगा, ये एविडेंस, उस एविडेंस की बात कर रहे हैं ये जो बोट ब्लो अप की थी, ये जो अभी जो बोट ब्लो अप हुई है, वो एविडेंस कहां था फिर? वो तो जारी हो गया एविडेंस। इज दैट नॉट अ सीरियस क्वेश्चन? RSN सिंह साहब, आप जवाब देंगे? वो एविडेंस तो यहाँ के डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी कर दिया। वो किसने किया सर? इन्हीं के लोगों ने उड़ाया ना। वो जलती हुई बोट की वहाँ पे वो सारा एविडेंस दिया है उसमें, वो कितने दिन से वो ट्रैक हो रहा था। और उससे पहले देखिए साहब, वो सब छोड़, वो सब रहने दीजिए। वीडियो हमने क्या दिया है, आपने ढूंढा दिया है उसको, क्या है नहीं है। आखिरी में मैं यही आपसे कहना चाहूंगा कि ये आखिरी में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये बताइए ये कहाँ की सोच है, और मैं आपका वेल विशर हूं, कि आप कश्मीर के चलते अपना पूरा देश गंवा देंगे। मैं आपकी जगह पे रहता तो पहले, और आपके हालात, अब ये मत कहिएगा आपके यहाँ के भी हालात मुझे मालूम है, आपके जो अभी हालात है, अंदरूनी हालात, उस पे काबू पाइए। फिर बहुत मुद्दे हैं बात करने को आगे, लेकिन ये एक कश्मीर को लेके आप पूरा अपना देश बर्बाद कर रहे हैं, ये आपके लोगों के लिए ये जायज नहीं है। ये जो सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, ये जो आपके उधर खैबर पख्तूनख्वा के, उनके लिए ये जायज नहीं है कि आप कश्मीर के ऑब्सेशन में पूरा देश ही गंवा बैठे। क्यों उन पे ये जुल्म ढा रहे हो आप? मत करो ऐसा, देश को बचाओ लो पहले। क्यों जी, ये अपने देश की बात कर रहे हैं, हमारे देश की बात कर रहे हैं। नहीं, अब मैंने कहा ना, आप अब उलट के वही बोलोगे आप मेरे को। हम खुद जानते हैं कि हमारे मफादात क्या हैं और लॉन्ग टर्म मफाद क्या हैं,
शॉर्ट टर्म मफाद क्या है, इसका बेहतर फैसला हम खुद कर सकते हैं। बस तो वो बेहतर फैसला कीजिए मीर साहब। अगर आप उन मामलों में बेहतर फैसला कर पाएंगे तो फिर बातचीत के लिए एक अच्छी जमीन तैयार कर पाएंगे और फिर ये बातचीत उस पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ पाएगी जिसकी आज संभावना आपके नवाज शरीफ साहब ने जाहिर की है। हमारा समय यहां खत्म होता है इस डिबेट का, लेकिन फिर अहम मसलात पर आपके साथ हम इसी तरह से बैठते रहेंगे और बातचीत करते रहेंगे, इस उम्मीद के साथ कि कभी तो कोई गारंटी आप दे सकें हिंदुस्तान के मुतालिक। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आपके पैनलिस्ट का मीर साहब, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और यहां मैं अपने पैनलिस्ट का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा बड़ी बहस में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द वापस आएंगे।